तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं लीफ के ऊपर, ठीक है। लीफ मतलब समझ रहे हैं ना, पत्ते। जो आप प्लांट में जो पत्ता देखते हैं, हम उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका लीफ, क्योंकि इसमें ही हमें देखिए क्या क्या खत्म करना है, फोटोसिंथेसिस को, रेस्पिरेशन को और ट्रांसपिरेशन को। तो पहले देखिए क्या मैंने लिखा है, प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन की क्रियाएं होती है। मतलब ये तीन क्रियाएं जो होते हैं आपके प्लांट के पत्ती में होती है। कौन कौन सा? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन की क्रियाएं और वाष्पोत्सर्जन। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है। प्रकाश संश्लेषण का काम क्या है आपके प्लांट में? तो मेनली प्लांट जो खाना बनाता है, जो खाना बनाने की जो विधि होती है, हम उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। श्वसन मतलब क्या होता है? अगर आपने देखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीडियो, हमेशा ही मैंने एक ही बात बोला है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण में प्लांट ने खाना बनाया है, इस लीफ ने, ठीक है, प्लांट के लीफ वाले पार्ट ने। तो खाना बनाना मतलब क्या? इसने क्या बनाया होगा? तो ग्लूकोज को बनाया होगा। और ये ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो उसको ही हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपको याद हो, अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है, सेल का टॉपिक हमारा देखा है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है? एनर्जी की फॉर्मेशन होना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एनर्जी मिलेगी तब ही जाकर के कोई भी प्लांट के अंदर फंक्शन होगा, या कोई भी क्रिया हो, चाहे वो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो, चाहे उसमें ग्रोथ का काम हो, या वो डेवलपमेंट का काम हो, चाहे कोई भी हार्मोन रिलीज करना हो, तो हर एक चीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कैसे मिलेगा? रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तब। और अगला जो प्रोसेस है आपका वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब प्लांट में ना बहुत अधिक अमाउंट, मतलब कि अगर हम फैक्ट आपको बताएं आपको, तो प्लांट जो ना होता है ना, वो मात्र 6 टू अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, 6 to 8% केवल वाटर को क्या करता है? यूज करता है। बाकी 90 to 95% वाटर क्या होता है? इस प्रोसेस के थ्रू वो भाप बन करके, बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो कि ये क्या हो जाती है? बाहर चली जाती है, या फिर वो भाप बन करके उड़ जाती है। तो वो प्रोसेस ही क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस होता है। क्योंकि अधिक अमाउंट में अगर वाटर, अगर प्लांट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रखता ही नहीं, वो इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर देता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? वाष्प बना करके हवा में वो उड़ा देता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया, यानी कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर, ये जो प्रोसेस होता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, नॉट वाटर, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं? अब ये देखिए बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पत्ती कितना इंपॉर्टेंट वर्क कर रही है। पहला तो खाना बना रहा है, यानी कि ग्लूकोज बना रहा है। उसके बाद इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी करवा रहा है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। और जो प्लांट में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो गया है, उसको भी क्या करेगा? लॉस्ट करना है, यानी कि उसको बाहर निकालना है। अपने बॉडी में अगर हमें वाटर अधिक हो, सिंपल सी बात है, अगर हमारे बॉडी में वाटर अधिक हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं हमें भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। उसी प्रकार ये एक्सेस ऑफ वाटर को क्या करता है? आउट करता है अपने पार्ट से, ठीक है। प्लांट अपने बॉडी को से बोल सकते हो कि वो बाहर करते हैं। इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं। तो एक एक टर्म को पहले क्लियर करेंगे, फोटोसिंथेसिस को, रेस्पिरेशन को और ट्रांस। आई थिंक ये तो आपको क्लियर ही हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन देखिए इससे पहले हम चलें, इससे पहले जो होता है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को देखना चाहेंगे कि कौन कौन सा पार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का। तो देखिए ये आपने देखा है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इस फिगर को। आपको क्या दिखाना, आप बहुत बार देखते ही होंगे अपने डेली लाइफ में। ये क्या है? आपका स्टेम है, ठीक है। और ये आपको नोड और इंटर नोड वाला चीज पता होगा कि जहां से भी कोई ब्रांचेस निकल जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नोड। और दो नोड के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटर नोड। हमने बता रखा है भाई, अगर पूरी वीडियो अगर आपने अभी तक देखी है कंटिन्यू होकर के, तो देखिए ये आपका स्टेम हो गया, यहाँ मैंने लिखा स्टेम। ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? नोड हो गया। इस नोड से आपका एक जो इस तरह से पतला सा आपको स्टेम जो दिख रहा, ब्रांच जो दिख रहा है निकलते हुए, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी बड, ठीक है, सॉरी एक्सिलरी बड। ये जो होता है ना एक्सिलरी बड, ये एक्सिलरी बड से ही जो होता है ना फर्दर दूसरी जो ब्रांचेस आप देखते होंगे निकली हुई, वो एक्सिलरी बड से ही निकलती है, ठीक। और उसके बाद यहाँ से जो ये पत्ता का जो आप बोल सकते हो, जो पत्ता आप जब तोड़ते हो तो देखिएगा पत्ते के एकदम नीचे साइड में थोड़ा सा एकदम पतला सा उसकी डंटी, आप जो बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, निकली हुई होती थी। वही डंटी जो होता है ना, उसको हम कहते हैं पेटियोल, ठीक है, पेटियोल, पेटियोल, ठीक है। देखिए दो चीज मैंने समझाया,
एक चीज जो है आपका एक्सिलरी बड, पूछा जाता है कि वो बड उसका नाम क्या है जहां से ब्रांचेस निकलती है दूसरी, इस तरह से दूसरी ब्रांच निकल गई, यहाँ से एक अलग पत्ती निकल गई, ठीक है, यहीं से एक और निकल गई, तो ये एक्सिलरी बड होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है। क्लियर और नॉट मेरे भाई, चलिए चलिए जल्दी बताइए, एक्सिलरी बड हो गया ये, ठीक। तो उसके बाद ये, उसके बाद को जो हम पत्ती को जो तोड़ते हैं, यहां से हमने पत्ती को तोड़ा तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा पत्ती के साथ अटैच्ड होता है, उसको हम कहते हैं पेटियोल। ये पूरा का पूरा जो है पत्ती आप जो देख रहे हैं, ये पूरे पत्ती को हम क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। देखिए इसको हम क्या कहेंगे, लेमिना, ठीक है। ये पूरा जो पत्ती का आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या है, इसको हम कहेंगे लेमिना, ठीक। जो बीच में आप जो देख रहे हैं, जो इसका डिवीजन कर रहा है, ये रिब्स है। तो जैसे हमारे जो होते हैं ना चेस्ट रिब्स, है ना जी, चेस्ट रिब 12 पेयर में होते हैं, टोटल कितने रिब्स होते हैं, 24 रिब्स होते हैं। स्केलेटन सिस्टम अगर आपने वीडियो देखा है तो इसको हम कहते हैं मिड रिब, ठीक है, बीच वाली रिब सही है। और उसके बाद ये जो आप इस तरह से निकला हुआ, ये इसे हम कहते हैं वेन। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन इस तरह से जो है, ये इसको जो बाहर से कवर करके रखा हुआ है पत्ती को, इसको हम कहते हैं मार्जिन। और ये जो एकदम ऊपर वाला जो पार्ट होता है, हम उसे कहते हैं एपेक्स। तो आपका कोई भी आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि एक्सिलरी बड का काम क्या है, पेटियोल कौन सा पार्ट होता है, मिड रिब कहाँ होता है प्रेजेंट, वेन कहाँ होता है, मार्जिन क्या है, लेमिना क्या है, एपेक्स क्या है। तो ये सारे क्या है, पार्ट ऑफ किसके पार्ट है, तो लीफ के पार्ट है, जो पत्ती होते हैं उसकी पार्ट है। अब ये जो पत्ती जो आप देख रहे हो ना, इस पत्ती के अंदर एक सेल्स होता है, मेसोफिल सेल हम इसे कहते हैं। ये बहुत जो पत्ती ना, बहुत अब सिंपल सी बात है, ये किससे मिलकर बना हुआ, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होगा। ये जो इसके अंदर सेल होता है उसका नाम होता है मेसोफिल सेल, और ये आपसे एग्जाम में पूछता है। इसी सेल के अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल सी बात है, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, न्यूक्लियस होगा। अगर आपने देखा सेल वाला टॉपिक तो देखिए मेसोफिल सेल होता है, और इसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, यानी कि हरित लवक प्रेजेंट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूछा जाएगा आपसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है पत्ती में, तो आप क्या जवाब दोगे, कौन सी सेल, क्या क्या नाम क्या बताओगे, मेसोफिल सेल। या फिर पूछा जाएगा आपसे कि लिप्स में, पत्ती में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, तो मेसोफिल सेल बोलोगे अभी। लेकिन मैं आपको थोड़े जस्ट 5 मिनट के बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट और कहां प्रेजेंट होता है, तो वो भी नाम आपको याद रखना है कि ऑप्शन में आपको देखना है कि क्या है प्रेजेंट। अगर मेसोफिल मिलेगा तो आप टिक करेंगे। और अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा स्टोमेटा के बारे, रंध्र, छिद्र, जो पत्तियां में आपको जो छिद्र दिखाई मिलती है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर भी आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। तो वो भी नाम आपको याद करना, उस सेल का भी नाम। यहां तक आपको पहले बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। लीफ का काम आपको क्लियर है, ये 3 काम करवाता है। फोटोसिंथेसिस अभी हम पढ़ेंगे। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा केवल पत्ती का, तो हमने देखा ये स्टेम था, नोड था, एक्सिलरी बड जहां से दूसरी ब्रांचेस निकल जाती है, ये पार्ट पेटियोल है, इसके अंदर वेन होती है, बीच वाले मिड रिब्स होती है, ये मार्जिन हो गया, पूरी पत्ती को हम लेमिना कहते हैं, और ये ऊपर वाला पार्ट को एपेक्स कहते हैं। और इसी पत्ती के अंदर कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब हम फोटोसिंथेसिस को समझने की कोशिश करेंगे, इससे आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और ये सब रेलवे वगैरह में बहुत क्वेश्चन जम करके पूछा है, ग्रुप डी में आपका, और एनटीपीसी अभी जो मेंस का पेपर देख लीजिएगा, एकदम डायरेक्ट टू द कॉपी। इसमें हार्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं सीबीटी 2 में, मेंस में ना, क्योंकि उनको फैक्चुअल क्वेश्चन आपका रहेगा। साइंस का पोर्शन भी कम है, क्वेश्चन भी 12 से 10 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ये मतलब आपका सफिशियंट होगा ये लेक्चर आपका, और बाकी कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा सफिशियंट अबाउट नहीं आपके लिए। स्टोमेटा की बात करेंगे, रंध्र क्या होता है, छिद्र क्या होता है, पहले इसको हमें समझना बहुत जरूरी है, ये छिद्र होता क्या आखिर। उसके बाद ही आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और वाष्पोत्सर्जन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, या फिर उसको ही हम रंध्र कह देते हैं। और ये जो छोटे छोटे छिद्र हो, यानी कि ये जो छोटे छोटे रंध्र जो होते हैं, पत्तियों के निचली सतह तथा ऊपरी दोनों सतह में पाए जाते हैं। आप समझ रहे, ऊपरी सतह निचली सतह समझ रहे ना। ये जो पत्ती है, ये जो आपको मैंने अभी पत्ती दिखाया, इसके जो ये ऊपर, ये जो हो गया ऊपर वाला पार्ट, और इसके नीचे वाला पार्ट हो, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में भी छिद्र होते हैं और उसके नीचे वाले पार्ट में भी छिद्र दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन जो द्विबीज पत्री जो पौधे होते हैं, यानी जो डाइकोट प्लांट है, अब डाइकोट प्लांट क्या, मैं नहीं समझाऊंगा भाई, आपको समझ जाना है क्योंकि मैंने समझा दिया। द्विबीज पत्री जो पौधे होते हैं, उनके पत्तियों के निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं। गौर करिएगा, निचली सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं। तो पूछा गया आपसे, एनडीए वाले पेपर में पूछा गया है कि द्विबीज पत्री जो पौधे होते हैं, उनके जो पत्तियों में
ऊपरी सतह में या फिर निचली सतह में सबसे अधिक छिद्र पाए जाते हैं या स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो क्या जवाब दोगे? निचली सतह में। या फिर वो कौन सी पौधे हैं, द्विबीजपत्री है या फिर मोनोकॉट है, यानी कि एक बीजपत्री पौधे हैं जिसके निचली सतह में अधिक स्टोमेटा रंध्र पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? द्विबीजपत्री में। लेकिन एक बीजपत्री में क्या देखा गया, जो मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उनके पत्तियों के दोनों सतह में बराबर जितने ऊपर में छिद्र है उतने ही अमाउंट में नीचे भी छिद्र प्रेजेंट, और ये हजारों में प्रेजेंट होते हैं छिद्र, ठीक है। वो हम देखिए, ये जो बॉटनी हम पढ़ रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इतना आसान ही नहीं है समझना, और सबसे पहली बात तो इतना आसान भी नहीं है समझाना, जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, आई थिंक, बट फिर भी आपको समझ में आ रही है। ये बिल्कुल माइक्रोस्कोप पे जाकर के चीजें स्टडी की जाती है। आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जब माइक्रोस्कोप यूज करोगे एकदम, तब जाकर के ये सारी चीजें जो पॉलिनेशन प्रोसेस बताइए वो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना आसान प्रोसेस है भी नहीं, ठीक। तो फिर भी हमें तो अपने एग्जाम को क्लियर करना। नेक्स्ट बात है कि जो जलीय पौधे, जो भी जल में जो पौधे होते हैं, जैसे वाटर लिली का जो फूल होता है ना, उसकी जो पत्तियां में ना होते हैं वो केवल और केवल ऊपरी सतह में आपको छिद्र दिखाई पड़ते हैं। तो जलीय पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें केवल ऊपरी सतह में आपको छिद्र रंध्र दिखाई पड़ते हैं। तो ये स्टोमेटा का डेफिनेशन और कुछ फैक्ट थे, ठीक। स्टोमेटा क्या हो गया, जो पत्तियां में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और जो आपके छोटे छोटे ये क्या होंगे, निचली सतह और ऊपरी सतह दोनों में हो सकते हैं, लेकिन द्विबीजपत्री में केवल निचली सतह पे होते हैं। मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, दोनों सतह पे होता है, और जलीय पौधे के पत्तियों में केवल और केवल ऊपरी सतह में होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं छिद्र का। देखिए, ये जो है स्ट्रक्चर है छिद्र का, इसे अच्छे से ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा तो पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बॉटनी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अब हमारा। ये जो है आपका, ये जो ब्लैक कलर से इस प्रकार से जो देख रहे हैं बना हुआ, ये आपका जो किडनी का स्ट्रक्चर, सी आकार का जो शेप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं गार्ड सेल, यानी कि इसे हम कहते हैं द्वार कोशिकाएं, ठीक है। अब ये देखिए, द्वार कोशिकाएं का दो भित्ति है, दो झिल्ली है, यानी दो मेम्ब्रेन है। ये जो है लेयर, इसको हम कहते हैं बाहरी भित्ति, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ये हो गया। और ये जो अंदर वाली जो है ना, इसको हम कहते हैं भीतरी भित्ति, यानी कि इनर मेम्ब्रेन। ये भी वही सेम चीज है, ये भी क्या आपका गार्ड सेल यानी कि द्वार कोशिका है, देख लीजिए। इसकी जो ये बाहर वाली क्या हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन, और इसकी अंदर वाली क्या हो जाएगी, भीतरी भित्ति, यानी कि इनर मेम्ब्रेन। पहले ये बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? गार्ड सेल क्या है? स्टोमेटा, रंध्र में, ये रंध्र का स्ट्रक्चर है। ये रंध्र में जो होता है आपका इस प्रकार का एक सेल होता है, सी आकार का शेप होता है, जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल या फिर द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इसकी जो आउटर जो स्ट्रक्चर होती है हम इसे कहते हैं बाहरी भित्ति, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर वाली जो भित्ति होती है, मेम्ब्रेन होती है, हम उसे कहते हैं भीतरी भित्ति। सेम उसी प्रकार इधर भी वही है, इसकी भीतरी भित्ति है और इसकी बाहरी भित्ति है। क्लियर? यहाँ इतना मैं जोड़ दिया हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आएगा। जब स्टोमेटा खुलेगा, स्टोमेटा जब बंद होगा, CO2 गैस अंदर आएगी, O2 गैस बाहर जाएगी, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है। उसके बाद ये जो रेड कलर का आपको गोल गोल जो दिख रहा है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट। तो यही चीज़ मैं आपको बोला था कि एक तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट में, तो मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है, और एक कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको स्टोमेटा के गार्ड सेल में आप देख सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल में ही क्या, कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ठीक है। आगे आते हैं। अब आगे अगर हम आएंगे तो इसके बाद आपको जो दिख रहा, ये जो आपको इस प्रकार से ये दिख रहा है, ये उसके होती है सहायक कोशिकाएं होती है, ठीक है। ये आपकी सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये गार्ड सेल की एक सहायक कोशिकाएं हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एसेसरी सेल, ठीक है, SACCESSORY, एसेसरी सेल। क्लियर है कि नहीं? स्टोमेटा का आपका फिगर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इस फिगर में तो आपको कोई भी डाउट नहीं, मुझे लग रहा होगा कि आपको कोई डाउट होगा भी, ठीक है जी। तो एक चीज याद रखना, आपसे पूछे जाएगा, ये याद रखना है, हरित लवक किसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल में पूछा जाता है कि कौन सी धातु प्रेजेंट होती है, तो मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होती है। और मेनली ये धातु काम क्या करती है, जो सूर्य की किरण आती है, अभी मैं बताऊंगा फोटोसिंथेसिस में, जो सूर्य की किरण आती है, जो उससे जो हीट होता है, बहुत अधिक अमाउंट ऑफ हीट जो आती है, तो उसको क्या कर लेती है, मैग्नीशियम धातु एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब करने का कोई धातु प्रेजेंट ना हो, अगर ये मैग्नीशियम धातु नहीं हो, तो वो पत्ती पूरी की पूरी जल जाएगी, और वो जैसे पत्ती जलेगी तो पूरा पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा, समझे। इसीलिए पूछा जाता है आपसे कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण प्लांट पत्ती के कलर कैसे दिखाई पड़ते हैं आपको, ग्रीन कलर के। और इस क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु प्रेजेंट होती है, तो मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होती है। अब देखिए पूरा क्लियर है यहाँ पे। और ये जो अंदर जो आपको इस तरह से जो छिद्र दिख रहा है, इसको ही हम कहते हैं रंध्र छिद्र या फिर स्टोमेटल पोर्स, ठीक है, स्टोमेटल पोर्स। ये पूरा फिगर क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपका गार्ड सेल, इसकी बाहरी भित्ति, इसकी भीतरी भित्ति, ठीक है।
ये जो दिख रहा है अंदर वाला पार्ट, ये जो अंदर वाला पार्ट को क्या कहेंगे, स्टोमेटल पोर्स यानी कि रंध्र और छिद्र। यही जो होता है ना, ये आपका खुलता और बंद होता है, ये खुलता है और ये बंद होगा, ठीक है। अभी मैं इसका फिगर भी दिखाऊंगा खुला हुआ और बंद हुआ का। और ये बाहर जो दिख रहा है ये आपको क्या होगा, इसकी सहायक कोशिका एक्सेसरी सेल हो गया। और बाकी ये जो रेड कलर का ये जो दिख रहा है ये गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब देखिए गार्ड सेल करता है क्या है, इसी कोशिका के कारण ही, ठीक है, इसी गार्ड सेल के कारण ही ये जो आपकी जो छिद्र है, ये जो छिद्र है स्टोमेटा रंध्र छिद्र जो है, स्टोमेटा पोर्स जो होती है अपने आप को खोलती और बंद करती है, ठीक है। इसी कोशिका के कारण रंध्र जो होती है खुलती है और बंद होती है। इसी कोशिका में आपका क्या प्रेजेंट होता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इसमें कौन सी धातु होती है, तो मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होती है। अब देखिए रंध्र का खुलना और बंद होना क्या होता है। देखिए दिन के समय जो होता है, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, एकदम परेशानी होता नहीं होना। देखिए दिन के समय क्या होता है ना, रंध्र खुलती है और रात के समय क्या होती है, बंद होती है। जो छिद्र है, ये जो छिद्र दिख रहे हैं आपको, दिन में ये जो होता है आपको खुलता है और रात में ये क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है ये। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में, रंध्र का खुलना यानी ओपन होना या फिर बंद होना गार्ड सेल के मूवमेंट के ऊपर होता है। मैंने अभी कहा कि गार्ड सेल ही जो होता है, इसी कोशिका के कारण ही, गार्ड सेल की कोशिका के कारण ही आपकी जो रंध्र क्या होती है, खुलती और बंद होती है। अब ये कैसे, ये अभी आपको मैं समझाऊंगा, इसके लिए एकदम मैंने लिख नहीं दिया, मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। जो गार्ड सेल, देखिए अब मैंने यहाँ लिखा है कि जब गार्ड सेल स्वेल कर जाती है यानी कि फूल जाती है, देखिए क्या होता है, जब आपको कभी चोट लगती है तो वो पार्ट आपको क्या दिखाई मिलता है, फूल सा जाता है ना, हाँ, तो वही उसका अर्थ हो गया फूलना यानी कि स्वेल करना। तो जब गार्ड सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है यानी कि फूल जाती है, तब रंध्र जो होती है ओपन होती है। और जब गार्ड सेल सिकुड़ती है, पचकती है या फिर श्रिंक कर जाती है, तब जाकर आपकी रंध्र क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जब स्टोमेटा क्लोज होता है, ठीक है, जब आपकी स्टोमेटा क्लोज है यानी कि बंद है, तब आपकी गार्ड सेल कैसी है, श्रिंक है या फिर स्वेल की हुई है। तो आपको क्या बोलना है कि जब बंद है तो यानी कि वो श्रिंक है, और जब वो ओपन होती है तो वो कैसे होगी, वो स्वेल होती है। और ये कैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि मैं उसको समझाऊंगा अभी। रंध्रों का खुलना बंद होना ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब पर निर्भर करता है। अब पूछेगा आपसे कि कौन सा दाब रिस्पॉन्सिबल होता है रंध्रों का खुलना और बंद होना में, तो ये कौन सा प्रेशर होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। अब आइए हम ये सब जो चीजें अभी हमने जो बकवास की है, ये बकवास को समझते हैं सबसे पहले, और आपका फिर पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दो फिगर है, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा यानी कि बंद, ये जो है खुली हुई रंध्र है और ये बंद हुई रंध्र है, देखिए। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका गार्ड सेल हो गया, ये आपका क्या हो गया, हरित लवक हो गया, और ये क्या हो गया, स्टोमेटल पोर्स हो गया। देखिए स्टोमेटल पोर्स क्या हो गया, अंदर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, आपका गार्ड सेल हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, गार्ड सेल हो गया, और अंदर जो गोल सा बना हुआ क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। और इसकी सहायक कोशिका इस प्रकार से बाहर होगी, ठीक है। ये मैंने नहीं बनाया यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं। उसी प्रकार ये क्लोज है, तो आप देखिए ये गार्ड सेल हो गया इसका, ठीक है। ये अंदर वाला जो क्या हो गया, स्टोमेटल पोर्स हो गया, अंदर में क्या है, यहाँ पे गोल गोल सा, ये आपका हरित लवक है। ओपन स्टोमेटा में देखिए क्या होता है और कैसे चीजें काम करती है। गार्ड सेल के स्वेल करने से पोर क्या होती है, छिद्र क्या हो जाती है, खुल जाती है। एक मिनट मेरे भाई, हाँ भाई, तो कहाँ थे, सॉरी इसके लिए, डिस्टर्बेंस के लिए। तो मैं बात कर रहा था ओपन स्टोमेटा के बारे और क्लोज स्टोमेटा के बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है, अब ये खुलता कैसे और बंद कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए ये पत्ती क्या करता है, आपके लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं मतलब क्या होता है, भोजन बनाना, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। तो इसके लिए इसको क्या चाहिए होगा, पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीजें की जरूरत पड़ती है, बस अभी आपको ये जानना है कि इसके लिए इसको क्या चाहिए, खाना बनाना, तो इसके लिए भाई इसको पानी चाहिए। तो जो रूट्स है, ठीक है, जो जाइलम उसकी जो टिश्यू होती है, आपने देखा अगर प्लांट टिश्यू पूरा, तो आपको पता होगा कि जाइलम क्या करते हैं, पूरे प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो ये जो जल होती है, ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किया किसने, जाइलम टिश्यू ने पूरे प्लांट में। तो ये पोर्स, इसको अब खाना बनाना, खाना तो यहीं पर बनेगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनेगा। तो खाना बनाने के लिए इसको वाटर चाहिए। तो वाटर जैसे ही इसके पास आता है, ठीक है, तो ये वाटर सबसे पहले कहाँ आता है, ये वाटर सबसे पहले इसकी सहायक कोशिकाओं के पास आती है, ठीक है। ये सहायक कोशिकाओं के पास वाटर आती है,
और यहाँ से सूर्य की किरणें भी इस पर पड़ रही होती है। तो यहाँ पर एक प्रेशर लगता है, कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने अभी आपको बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर लगती है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक हो जाती है तो वाटर जो होता है ना, इस सहायक कोशिकाएं से, इस एक्सेसरी सेल से आपके इस गार्ड सेल के पास पहुंच जाती है, ठीक है। इस गार्ड सेल के पास पहुंच जाती है। इस गार्ड सेल के पास जैसे ही जब ये वाटर पहुंचती है तो ये गार्ड सेल जो होता है ना, ये फूल जाती है, स्वेल कर जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल याद दिलाता हूं। आप किशमिश को रात भर पानी में डाल के छोड़ते हो तो आप देखते हो कि वो कैसा हो जाता है, स्वेल कर जाती है। हाँ, उसी प्रकार जब ये खाना बना रही होती है तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो इसको पानी की जरूरत जब होती है तो सहायक कोशिकाएं से जब ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक लग रही होती है तो पानी इसके गार्ड सेल पे आ जाती है और ये जो होता है ना, स्वेल कर जाती है। अब स्वेल कर कैसे रही है? इसकी जो बाहरी जो भित्ति है ये पूरी की पूरी फूल जाती है और इसके अंदर वाली भित्ति इस तरह से भीतर आ जाती है, इसके भीतर आ जा रही है, ठीक है। इस तरह से इसकी भीतर आ जा रही है। मैं इस फिगर में बताता हूँ आपको। देखिए, ये बाहरी भित्ति है, पूरी फूल गई है और इसके अंदर वाली जो भित्ति है, ये वाली जो भित्ति है, मतलब अभी मान लेते हैं ये इस तरह से बंद है तो इसके अंदर वाली भित्ति ना इस प्रकार से और हो जाती है, फूल गई है ना, फूल सी जा रही है। मतलब बैलून कैसे फूल रही है, इसको अब आपको तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। फूल रही है मतलब अंदर वाली भित्ति इस तरह से फूल गई, तो इस प्रकार से इधर वाला भी ये पूरा फूल गया और ये इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो ये देखिए बीच में क्या हो गया, छिद्र ओपन हो जाता है। ये छिद्र क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। तो इसे ही हम कहते हैं ओपन स्टोमेटा, ठीक है। समझ में आया कैसे आपका छिद्र ओपन हुआ? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे बताइए। पानी की जरूरत है खाना बनाने के लिए, सूर्य की किरणें मिल रही है दिन में। ये दिन में इसलिए मैंने कहा कि छिद्र क्या होता है, खुलता, क्योंकि दिन में ही फोटो सिंथेसिस की क्रिया होगी, प्लांट अपना खाना बनाएगी, सूर्य की प्रकाश मिलती है। तो उन्होंने खाना बनाने के लिए वाटर का यूज किया तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगा उस सहायक कोशिकाओं के ऊपर। तो वो सहायक कोशिका से पानी इसके अंदर आ गई और इसके अंदर आती है क्या हो गई, पूरा स्वेल कर गई, फूल गई। अब देखिए खाना बनने के बाद अब तो पानी वो रखेगी नहीं। अब पानी क्या करती है, जैसे ही जब पानी बाहर होगा, ठीक है, जब पानी वाटर का फ्लो होता है बाहर जाता तो ये सिंपल सी बात है, ये जो पिचकेगा, अब ये पिचक करके ये इस तरह से फिर छिद्र बंद हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है, छिद्र बंद हो गई है। और जैसे ही अब फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं, खाना बनाने की क्रियाएं खत्म होगी, आपकी छिद्र क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्लोज हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं क्लोज स्टोमेटा। तो गार्ड सेल क्या हो गया, जब स्वेल करती है तो क्या हो जाती है, आपकी स्टोमेटा ओपन हो जाती है। और जब गार्ड सेल श्रिंक करती है तो क्या हो जाती है, आपकी क्लोज हो जाती है स्टोमेटा। तो देखिए गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, अब हम इसको समझते हैं। द्वार कोशिकाएं का कार्य क्या है, यानी कि इस गार्ड सेल का कार्य क्या है भाई, इस गार्ड सेल का कार्य क्या है, इसको समझते हैं। ये रेगुलेट करती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब जो आपका स्टोमेटा कब खुलेगा और कब बंद होगा, इसको रेगुलेट करने का मेन काम कौन करता है, तो आपका गार्ड सेल करता है, ठीक है। यहां मैंने वही चीज लिखा है कि व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, when water flows into the guard cell, when water flows into the guard cell, ये guard cell, when water flow into the guard cell, ठीक है, when water flow into the guard cell it swells, ये फूल सी जाती है, and this leads to opening of the stomatal pores, और यही क्या करता है, आपके stomatal pores को क्या करता है, ओपन करता है। तो यही चीज मैंने हिंदी में बोला और यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है। व्हेन वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब वाटर बाहर फ्लो करती है, और ये जो बाहर फ्लो करती है मतलब क्या होती है, एक्सेस वाटर जब हो जाता है। देखिए खाना बनाने के लिए इसने वाटर लिया, जितना इनको खाना बनाने, ग्लूकोज बनाने के लिए वाटर चाहिए तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बट अब वो एक्सेस वाटर जो बच गया उसको क्या करेगा, वो रिलीज करेगी, स्पोर से बाहर निकालेगी, लॉस ऑफ वाटर करेगी। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं करती है। यही क्रियाएं जब होती है ना, तो ये एक्सेस करने के बाद ये छिद्र फिर क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर वाली जो भित्ति हो जाती है चिपक सी जाती है दोनों। तो वही लिखा मैंने, व्हेन वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल इट श्रिंक्स एंड दिस लीड टू क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। मतलब देखिए जब वो खुल रहा है मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हो रहा है, जब बंद हो रहा है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं हो रही है। तो ये दोनों चीज क्लियर हुआ कि नहीं। वाष्पोत्सर्जन में अब आगे नहीं कुछ समझाने वाला भाई, क्योंकि क्वेश्चन उससे कुछ बनता नहीं है। ये ओपन और क्लोज समझने के लिए हमें वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं बातें समझनी होती है। तो क्लोज स्टोमेटा कब हुआ, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर जो आ गया था इसके अंदर, उसको लॉस करने के लिए इस स्टोमेटा फिर क्या हुआ, जैसे लॉस हुआ वो एक्सेस वाटर का जब लॉस हो गया तो फिर ये स्टोमेटा, ये अंदर वाली जो उसकी इनर जो मेम्ब्रेन थी, यानी कि भीतरी भित्ति जो थी, वो क्या हो गई, आके धीरे धीरे चिपक जाती है। तो अब फिर आपका छिद्र क्या हो गया, बंद हो गया। अब यहाँ फिर खाना तो बनेगा नहीं, या फिर से सूर्य की रोशनी जब उसको नीड होगी प्लांट को तो वो अपना काम करेगा, बाकी जैसे करना है उसको। तो अब आइए आगे मैंने क्या लिखा है, इसी स्टोमेटल पोर्स से, देखिए इसी स्टोमेटल पोर से ग्रीन लीफ और ग्रीन ब्रांचेस जो होती है वो गैसों का आदान प्रदान करती है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। देखिए
ये जो स्टोमेटल पोर्स है, यहीं से अब ये जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रियाएं हो रही है, इस फोटोसिंथेसिस को अभी मैं समझाऊंगा। फोटोसिंथेसिस का जब क्रिया होती है ना, तो बहुत अधिक अमाउंट में CO2 की जरूरत पड़ती है इसको, ठीक है। और इस फोटोसिंथेसिस के बाद जब वो ग्लूकोज बन जाता है, जब उस ग्लूकोज का जब ये ब्रेक डाउन करती है रात्र में, ठीक है, रात में जब ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है तो जब एक मिनट देखिए भाई, फिर से मैं बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने क्या पढ़ा अभी आपको, यहाँ मैंने आपको बताया कि इसी स्टोमेटल पोर्स से ग्रीन लीफ, ठीक है, जो हरी पत्ती जो होती है, और ग्रीन ब्रांचेस यानी कि जो हरी जो शाखाएं होती है, जो ब्रांचेस होती है, वो क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। एक्सचेंज ऑफ गैस यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। यानी कि ये जो देखिए, उसके बाद पढ़िए मैंने क्या लिखा, जब फोटोसिंथेसिस होता है तब लार्ज अमाउंट में गैसों का एक्सचेंज होता है, तब लार्ज अमाउंट में गैसों का एक्सचेंज होता है। क्या होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में, क्या होता है, लार्ज अमाउंट में CO2 गैस क्या होती है, इसको जरूरत होती है, और लार्ज अमाउंट में O2 गैस को क्या होता है, इनको रिलीज करना होता है। ये गैसों का एक्सचेंज इसी पोर्स में होता है। अब देखिए मैं समझाता हूं यहाँ पे क्या इसमें लिखा हुआ और क्या इसमें नहीं लिखा हुआ। यहां मैंने ये चीज लिखा था कि इस पोर्स के अंदर ही, ठीक है, इस पोर्स का पहला काम तो मैंने आपको बताया कि वाटर आया था और कैसे सारी चीजें खुली और बंद हुई है। तो ये जब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रियाएं होती है तो इसको लार्ज अमाउंट में CO2 गैस चाहिए होता है, और लार्ज अमाउंट में CO2 गैस चाहिए होता है, और CO2 गैस चाहिए होता है, और इसको क्या चाहिए होता है, वाटर की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बता दिया वाटर इसको मिल गया है। कैसे मिला, मैंने दिखाया आपको, रूट से इनको वाटर मिल गया, जितना इनको वाटर चाहिए था इसको मिल गया, और इसको फिर क्या मिल गया, CO2 गैस मिल गया। क्या मिल गया इनको, CO2 गैस मिल गया, ठीक, CO2 गैस भी मिल गया। अब इन्वायरमेंट से CO2 गैस मिला, वातावरण से। अब अभी आपको बस इतना समझना है कि इसको CO2 गैस कहाँ से मिला, बाहर पूरे हमारे इन्वायरमेंट में क्या CO2 गैस प्रेजेंट है, तो इसको CO2 गैस मिल गया। अब CO2 प्लस H2O जब मिला, और सनलाइट भी मिल गया इसको, सनलाइट के प्रेजेंट में, और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल मिल गया। क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना देता है, C6H12O6। ये फोटोसिंथेसिस की मैं क्रियाएं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा। और उसके साथ साथ क्या बना देता है, 6H2O बना देता है, और 6O2 बना देता है। तो देखिए O2 को, लार्ज अमाउंट में O2 क्या किया, रिलीज किया, और लार्ज अमाउंट में CO2 को इसने क्या किया, ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। तो देखिए ये एक्सचेंज ऑफ गैस का भी काम कर रहा होता है कि नहीं। तो पूछा जाएगा प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो कहाँ होता है, तो स्टोमेटल पोर्स में होता है। बहुत अच्छा सवाल है, आपका पूछा गया सवाल कई बार। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा, इसी स्टोमेटल पोर्स या ग्रीन लीफ में क्या होता है, आपके गैसों का आदान प्रदान। ग्रीन लीफ में कहाँ पे, ग्रीन लीफ के स्टोमेटल यानी कि वो छिद्र में, वो स्टोमेटा में। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसको क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है। अब ये कैसे गैसों का आदान प्रदान समझ रहे हैं, लार्ज अमाउंट में इसने CO2 लिया, और लार्ज अमाउंट में इसने क्या किया, O2 को रिलीज किया। तो यही गैसों का आदान प्रदान हुआ ना, CO2 को लेकर के O2 को छोड़ना, और ये O2 को छोड़ा यानी इन्वायरमेंट में, जिसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन रात में यही उल्टा होता है, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, मैं अभी उसको बताऊंगा फिर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी स्टोमेटा में ट्रांसपिरेशन क्रियाएं भी होती है। ये तो आपको पता चल गया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब ये क्या है कि सब फंक्शन को देख लीजिए एक जगह, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। पहला क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस करना, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस करना। दूसरा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और गैसों का आदान प्रदान। CO2 को लेना, O2 को बाहर करना, और वाष्पोत्सर्जन क्रिया मतलब एक्सेस लॉस, जो एक्सेस वाटर का क्या करना, लॉस करना, ठीक है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो मेनली स्टोमेटा का काम क्या हो गया, ये दो काम हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैस और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब देखिए हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के ऊपर में। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसको समझ लीजिए एक बार। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, प्लांट के लीफ वाले पार्ट में होता है, जो भी पत्तियां होते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाना, यानी कि ग्लूकोज को हमको बनाना। फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको एकदम दिमाग में बैठाई कि हम ग्लूकोज बनाएंगे और यही हमारा खाना है, मतलब प्लांट का खाना है। और इस ग्लूकोज का जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तब ब्रेक डाउन करेंगे मतलब क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। यानी कि जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमने ग्लूकोज बनाया है दिन में जो प्लांट ने ग्लूकोज को बनाया है, वो रात में इस क्या करती है, प्लांट इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। वो हो गया रेस्पिरेशन प्रोसेस। और जब रात में ये ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज को, तो लार्ज अमाउंट में CO2 गैस रिलीज करती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि रात में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, ना सोना चाहिए। अब आपको समझ में आया, क्योंकि दिन में ये फोटोसिंथेसिस करती है। तो फोटोसिंथेसिस मैंने क्या कहा, ये लार्ज अमाउंट में CO2 को ग्रहण करती है और लार्ज अमाउंट में O2 को छोड़ती है दिन में। तो दिन में तो अच्छी बात है, हम प्लांट के नीचे बैठते भी हैं।
तो देखिए फोटोसिंथेसिस प्लांट के लीफ वाले पार्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस क्रिया में प्लांट अपना क्या करता है, भोजन बनाता है, ठीक है, फूड को बनाता है। फोटोसिंथेसिस क्रिया में प्लांट अपना क्या करता है, भोजन बनाता है। इसलिए लीफ को प्लांट का किचन भी कहते हैं। पूछा जाएगा प्लांट का किचन कौन सा पार्ट होता है, तो लीफ होता है। लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं भी होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है, तो लीफ के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसे हरित लवक कहते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। और इसके अंदर कौन से धातु होती है, मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होती है। दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हमेशा ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में, क्योंकि इसको सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये क्रियाएं होती है। अब देखिए ये इसके रिएक्शन को देखिए, इसके रिएक्शन क्या है, देखिए 6 क्या इसने लार्ज अमाउंट में क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से मिला, इसको इन्वायरमेंट से मिला। अब ये इन्वायरमेंट में ये CO2 कैसे आया, क्या आपने CO2 को छोड़ दिया था, हम लोग तो छोड़ते ही हैं भाई। ये आपने जब ब्लड के सिस्टम, आपने हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा तो आपने बताया था। लेकिन ये आएगा भी कैसे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा CO2। अभी बस आपको समझना है कि वातावरण में CO2 था, प्लांट को CO2 मिल गया, इसको जड़ से वाटर मिल गया, सनलाइट इसको मिल गया और क्लोरोफिल इसके पास होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा, इसने क्या किया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया, C6H12O6, 6H2O और 6O2। तो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को इसने क्या किया, रिलीज कर देता है। ये अपने पत्ती में ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, इसने ग्रहण किया था, ठीक है। तो ये प्रोसेस ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है या फिर बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पूछा जाता है कैसी रिएक्शन होती है, तो आपको बताना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और दोनों होना, यानी ऑक्सीडेशन भी होना, रिडक्शन भी होना। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, अपचयन और उपचयन की जो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको तुम डिटेल में जाएंगे नहीं अभी। तो बस आपसे पूछा जाता है कि और जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया वो कैसी क्रिया है, तो ये आप कैसी क्रिया है, तो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। पूरा बायोलॉजी का क्लास मेरा कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपका। मतलब क्या बोले आपको, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है मतलब प्लांट के द्वारा ग्लूकोज का बनना। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है, मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, प्लांट के द्वारा क्या कर रहा, प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज को बना दिया। अब फोटोसिंथेसिस भी दो तरह का होता है, एक होता है डार्क फोटोसिंथेसिस और एक होता है लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो इस फिगर को पहले देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट होता है, एक ग्रेनम शेल होता है और एक होता है स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। तो लाइट मतलब समझ रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में ये फोटोसिंथेसिस होता है और ये सूर्य के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। तो देखिए कभी कभी बरसात के दिन में देखते नहीं है, सूर्य की किरणें नहीं मिलती है, तो उस समय भी तो भोजन चाहिए होता है। या तो प्लांट ने कुछ स्टोर करके रखा हुआ रहता है ग्लूकोज को, उससे यूज कर लेता है, या फिर बहुत कम लाइट बोल सकते हो, लाइट बहुत ही मतलब डार्क में भी उसने फोटोसिंथेसिस कर लेता है। बहुत अधिक अमाउंट में वहाँ पे एनर्जी नहीं मिलती है क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो हम पहले देखेंगे, बात करेंगे लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, उसके बाद डार्क फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत पूछा गया है आपके रेलवे वाले एग्जाम में। देखिए लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, यानी कि सूर्य के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। दूसरा, ये रिएक्शन जो होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम सेल में होता है। तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछता है आपसे कि ये जो लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है किस सेल में होता है, तो ग्रेनम सेल में होता है। ग्रेनम सेल क्या है, आपके क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेल होता है ग्रेनम सेल, या फिर बोल सकते हैं एक पार्ट होता है, ग्रेनम पार्ट में होता है, ठीक है। ग्रेनम सेल में आपका क्या होता है, लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। दूसरा जो आपका डार्क फोटोसिंथेसिस, या फिर इसको हम कहते हैं कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल भी देखो तो परेशान नहीं होना, मतलब कि वो कैल्विन साइकिल मतलब वो साइकिल जहां पर क्या होता है, सूर्य की प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट प्लांट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया करती है। मतलब फोटोसिंथेसिस बोलना मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, खाना बनाना। तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, और ये कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा पार्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होगा। कहाँ पे होगा, तो ये आप देख सकते हो स्ट्रोमा वाला पार्ट में होगा। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक, इसके अंदर ग्रेनम है और इसके अंदर एक स्ट्रोमा पार्ट में इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट और ग्रेनम में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर। तो दो तरह का हो गया, ये इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये कहाँ होगा, तो ग्रेनम सेल में। ये कहाँ होगा, तो स्ट्रोमा वाला पार्ट में होगा, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है। 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन कुछ भी दे देगा। तो सनलाइट चाहिए, ताप, टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर भी उसको चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए और कुछ लवण, मिनरल्स, क्योंकि जो रूट से जो पानी लेता है तो उसमें कुछ उसको मिनरल्स भी मिल जाती है, ठीक है, प्लांट को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्लांट में जो होती है ना शर्करा, ये बहुत बार पूछा गया आपका सवाल, इसको हम यहीं पर लिख दिए हैं, रट जाइए। प्लांट में जो शर्करा यानी कि जो ग्लूकोज होता है ना, वो सामान्यतः किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज हमने कह दिया, लेकिन वो कौन से फॉर्म में होता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ये भी क्या है, एक ग्लूकोज का ही फॉर्म है, ठीक है। सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया।
अच्छा, फाइटोक्रोम क्या होता है ये आपसे पूछता है। तो ये एक पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना। पिगमेंट क्या करता है, कलर देता है। ये प्रकाशग्राही वर्णक है, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। पिगमेंट मतलब जो सनलाइट मिल रहा होता है ना, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और ये आपको याद रखना है, पूछता है कि फाइटोक्रोम का एक रूप है, यानी कि एक प्रशांत रूप क्या है, तो P660। इसको रट लीजिए, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। P660, कुछ चीजें तो हमें रटना ही पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो कुछ चीजें तो करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा आपको। अब देखिए क्लोरोफिल में क्या होता है, कौन सी धातु, तो मैग्नीशियम धातु मैंने बता दिया, जो सनलाइट हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और आपसे पूछता है कि फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ। जो स्टेम में आप देखते हो, देखिए जो स्टेम होता है, इस स्टेम में आप देखते हो इस प्रकार से पत्तियां का अरेंजमेंट जो देखते हो ना, इस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब देखिए रेस्पिरेशन वाला पार्ट को अब हम डिस्कशन करेंगे। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है प्लांट में। रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो प्लांट ने दिन में क्या किया, स्टोमेटा में, रंध्र में उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इसने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किया, यानी कि लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, वाटर को किया, और क्या बना दिया उसने, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, और तो उसने क्या किया, लार्ज अमाउंट में वाटर भी रिलीज किया, और लार्ज अमाउंट में वाटर को रिलीज करने के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी रिलीज किया। अब वो जो लार्ज अमाउंट में वाटर को रिलीज किया, कैसे रिलीज किया होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, ठीक है। और वो जो ऑक्सीजन जो रिलीज किया, तो पूरा इन्वायरमेंट में देखिए आ गया क्या, ऑक्सीजन आ गया। तो वही प्लांट रात में क्या करता है, उसके पत्ती में ग्लूकोज बना हुआ है, लीफ में ग्लूकोज बना हुआ है, रात में प्लांट ने क्या किया, O2 गैस को लिया, ठीक है, O2 गैस को लिया, यानी कि अब ये ग्लूकोज का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए। ये खाने से आपने केवल खा लिया तो क्या आपको एनर्जी मिल जाएगा, नहीं, जब तक कि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो। डाइजेस्ट मतलब क्या होना, ब्रेक डाउन ही तो हो जाना एक तरह से। तो पूरे का पूरा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा प्लांट। तो उसके लिए इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन कैसे आया, प्लांट ने ही ऑक्सीजन दिया, कैसे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से। अब आपको समझ में आया इन्वायरमेंट में कैसे सब कुछ आ रहा है, वो चाहे O2 हो चाहे CO2। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि CO2 कैसे आ रहा है इन्वायरमेंट में। तो देखिए CO2 आ गया इन्वायरमेंट में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू हम लोग को भी यूज कर रहे हो तो उस ऑक्सीजन को। अब ये प्लांट रात में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ग्रहण करता है, और इसका ब्रेकडाउन करता है, तो CO2 गैस छोड़ता है, H2O देता है, और अपने मतलब अपने अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म भी पूछता है भाई। अब देखिए CO2 रिलीज किया रात में, तो इसमें क्या हो गया, इन्वायरमेंट में CO2 गैस मिल गया। तो यही CO2 गैस को फिर सुबह में यही प्लांट का लीफ सूर्य के प्रेजेंस में इसी CO2 गैस को लेगा, और वाटर को लेकर के फिर से ये क्या करेगा, ग्लूकोज को बना देगा। समझ में आया कैसे इन्वायरमेंट में CO2 आ रहा है और O2 आ रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैस भी समझ गए, स्टोमेटा के अंदर में हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब रेस्पिरेशन की क्रियाएं भी समझ में आ गया। रेस्पिरेशन मतलब सिंपल सी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और आपको क्या करना है, एनर्जी बना देना, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हमें फॉलो किया अगर बायोलॉजी में, तो पूरा जूलॉजी हमने अच्छे से पढ़ा है। अब देखिए पूछा जाता है कि प्लांट का लंग्स किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का लंग्स है ना भाई, रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, लंग्स ही करता है। तो जो लीफ जो होता है, लीफ को हम कहते हैं लंग्स ऑफ प्लांट कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेरे साइड से खत्म हो गया आपका पूरा बॉटनी। अब क्या बच गया भाई, देखिए ये जो बच गया उसको हम कराएंगे नहीं, सुन लीजिए क्या बचा आपका, जो है डिजीज, प्लांट डिजीज पूछता आपसे, ठीक है। चार तरह के, दो तीन तरह के डिजीज होते हैं। एक तो बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज होता है प्लांट में, ठीक है, वायरस के कारण, फंगल के कारण जो डिजीज होता है, ठीक है, या कुछ मिनरल्स के कमी के कारण भी, जिसको एबायोटिक डिजीज भी कह देते हैं, मिनरल्स के कमी के कारण जो डिजीज होता है। जैसे आपको एग्जाम में मिलता है बहुत बार, जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें कौन सा डिजीज होता है, तो ब्लैक आर्म डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो किस कारण ये, तो ये बैक्टीरियल डिजीज पूछेगा, ब्लैक आर्म कैसा डिजीज है, डिजीज का नाम देके पूछेगा कैसा डिजीज हो, बैक्टीरियल डिजीज है। आपको बोलेगा लेट ब्लाइट, ठीक है, विलंबित अंगमरी, या फिर फुट रूट, ठीक है, या फिर कर्नल बंट, या फिर बोलेगा स्टिंकिंग डिजीज, या फिर बोलेगा ब्लैक रूट। ये कैसा डिजीज है, तो ये कैसा डिजीज है, तो ये फंगल डिजीज है। पूछेगा कि ब्लैक रूट कौन से प्लांट में होता है, तो गेहूं के, वीट के प्लांट में। स्टिंकिंग डिजीज कौन से प्लांट में होता है, तो एप्पल में होगा। फिर एक और जैसे वायरस डिजीज की बात करें तो टोबैको मोज़ेक डिजीज, पोटैटो मोज़ेक डिजीज, तो ये कैसा, तो वायरस डिजीज है। ये कौन से प्लांट में, तो आलू में आपको देखने को मिलेगा। ग्रास सूट डिजीज, ये तो ये आपको शुगर केन, गन्ना में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार मिनरल्स के कारण भी होता है। और कुछ पिगमेंट है जैसे कि लाइकोपिन, तो ये कैसा कलर देता है, तो टोमेटो को रेड कलर देता है। कैरोटीन ये येलो कलर देता है। तो ये सब एनटीपीसी CBT2 मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण, यही सब क्वेश्चन आपका देखिए मेंस में पूछेगा। ग्रुप डी में जो हमने इतना डिटेल स्टडी किया वो पूछेगा आपसे,
ठीक है। आपसे ये भी पूछ जाएगा कि मिल्क जो है ना, मिल्क जो भैंस का जो दूध होता है वो होता है व्हाइट कलर ड्यू टू कैसिन प्रोटीन, और येलो कलर जो होता है ड्यू टू राइबो। जो गाय का दूध जो देखे वो येलोपन दिखेगा, भैंस का दूध एकदम व्हाइट मिलेगा, वो कैसिन प्रोटीन के कारण, और गाय का दूध जो होता है येलो कलर वो ड्यू टू राइबो फ्लेविन या फिर बोल सकते हैं कैरोटीन पिगमेंट के कारण, ठीक है मेरे भाई। येलो कलर पपाया, जो पपाया का जो रेड येलो कलर होता है वो किस कारण, तो कैरी कैरिका एक्जेंथिन पिगमेंट, ऐसा ही एक नाम उसका, कैरिका जेंथिन पिगमेंट। मुल्ली जो रेडिश में स्मेल जो गंधक होता है, जो स्मेल आता है किसके कारण, कौन से पिगमेंट का, तो आइसोसाइनेट पिगमेंट के कारण। तो ये सब कुछ फैक्चुअल डाटा है। ओनियन में आपको जो स्मेल मिलता है तो सल्फर के कारण, या उसके कंपाउंड जो होते हैं सल्फर के यौगिक, या बोल सकते हैं अल्काइल डाइसल्फेट के कारण भी मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना जी। ग्रीन कलर पूछा जाए क्यों, तो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। सनफ्लावर का जो कलर आपको देखने को मिलता है येलो कलर ड्यू टू जेंथोफिल पिगमेंट के कारण। तो ये सब सारी चीजें आपको मैं नोट्स दूंगा, तो ये सब फैक्ट आपको याद करने इसमें कोई चीज, मतलब पूरा कंप्लीट है, बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी सब कुछ कंप्लीट है। और एक तो ये डिजीज प्लांट डिजीज मैं दे दूंगा, कुछ समझाना नहीं, कौन बैक्टीरियल डिजीज है, कौन से प्लांट में होता है, कौन से पिगमेंट के कारण, कौन सा कलर होता है, कौन सा स्मेल होता है, ये सब आपको रटना पड़ेगा। तो रट लीजिएगा, मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो बस भाई, अब अगर अच्छा लगा होगा हमारा सपोर्ट बॉटनी के चैप्टर में, आपका अच्छा हुआ होगा बॉटनी, तो सपोर्ट करिएगा, एक अच्छा कमेंट करिएगा, एक लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।